हेलो फ्रेंड्स, आरबीट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं वन लाइनर के क्वेश्चन। ठीक है, वन लाइनर में हमने क्या पढ़ लिया है? जो सिंधु सभ्यता है उसको हमने पढ़ लिया है, वैदिक सभ्यता हमने पढ़ लिया है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ लिया है, महाजनपद काल पढ़ लिया है। ठीक है, जो नहीं ये सब वीडियो देखे होंगे वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर या हमारा प्लेलिस्ट खोलकर देख लेना। आज पढ़ेंगे हम लोग मौर्य काल। मौर्य काल एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास का टॉपिक है, तो उसे आज हम लोग उससे जितने भी वन लाइनर के क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको हम लोग पूरा देखेंगे। अब जय चलते हैं मौर्य काल पर। एक मिनट रुक जाना, मौर्य काल पर चलते हैं। नो, मौर्य काल आ गया दोस्तों। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आप लोग के लिए, सुविधा के लिए, ताकि अच्छा दिखे आप लोग को। ठीक है, ठीक है। तो मौर्य काल आ गया, मौर्य काल। ठीक है, तो मौर्य काल जो है वो 322 ईसा पूर्व से कितना चला था? 185 ईसा पूर्व। और 322 ईसा पूर्व से 298 जो ईसा पूर्व है वो किसका काल है? चंद्रगुप्त मौर्य का। मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके पीछे एक कहानी है, अगर सुन लेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा कि मौर्य वंश का जो है, मौर्य काल का स्थापना कैसे हुआ। तो मौर्य काल का स्थापना, जो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य था वो थोड़े निम्न जाति के थे। ठीक है, किस जाति के थे? निम्न जाति के थे। ये तक्षशिला के जो आचार्य थे, कौन? चाणक्य। चाणक्य के आचार्य जो तक्षशिला के जो आचार्य थे चाणक्य, उस समय तक्षशिला महाविद्यालय होता था, उसके आचार्य जो चाणक्य जो थे आचार्य थे। ठीक है, उन्होंने जो उस समय वंश था नंद वंश, उसका अंतिम शासक घनानंद था, उसके दरबार में गए, उसके दरबार में गए कुछ सलाह देने, तो उसने उन्हें धक्का मार के क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। तो चाणक्य इतने बुद्धिमान आदमी थे, उन्होंने संकल्प ले लिया, जिस तरह तुम मुझे अपने गद्दी का रौब दिखाकर मुझे बाहर किए हो, उसी तरह मैं तुझे बाहर कर दूंगा गद्दी के। इस तरह उन्होंने अपने मन में ठान लिया और चंद्रगुप्त मौर्य को ऐसा ऐसा शासक बनाया कि उसने उसे घनानंद को पराजित किया और उसकी पुत्री से विवाह भी किया। और उसकी पुत्री का नाम क्या था? धुरधरा। उसकी पुत्री से विवाह भी किया और राजगद्दी पर भी बैठ गया। तो इसके पीछे जो कहानी थी दोस्तों यही थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो स्थापना हुआ मौर्य काल का, इस तरह से स्थापना हुआ। तो अगला क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किसको हराकर की? तो ये भी पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किसको हराकर की? तो घनानंद को। घनानंद किसका शासक था? नंद वंश का अंतिम शासक था। किसके सहयोग से घनानंद को हराया दोस्तों? तो किसके सहयोग से? आचार्य चाणक्य के। आचार्य चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। इतना याद रखना। ठीक है, आगे हम लोग करते हैं, इसमें जो दिया है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका क्या नाम था दोस्तों? पौड़। क्या नाम था? पौड़। अगला है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। कुणाल अशोक का जो उत्तराधिकारी था। यहाँ मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं बोल रहा है, अशोक का। तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। ठीक है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाखदत्त। कौन था? विशाखदत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक प्रसिद्ध यात्री आया था जिसका नाम क्या था? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की पुस्तक क्या है? इंडिका। उसे भी याद रखना, आगे क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आगे क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? ये सब आपको मालूम होगा। कौन था? मौर्य सम्राट अशोक। क्वेश्चन पूछा गया है, इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखना। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे क्या है कि आगे देखते हैं अगला, कि जो कौटिल्य था चंद्रगुप्त में चाणक्य। ठीक है, चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य। ठीक है, उस किसका प्रधानमंत्री था? तो किसका प्रधानमंत्री था? वो प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य जो थे वो प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कलिंग विजय के उपरांत, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? यानी जो कलिंग विजय किया था, कलिंग विजय कब किया था? 261 में लड़ाई किया था कलिंग पर। क्यों लड़ाई किया था दोस्तों? क्योंकि कलिंग
पर उसे हाथियों की जरूरत की वजह से कलिंग पर लड़ाई किया था। लेकिन इतना भीषण नरसंहार हुआ कि उसका मन विचलित हो गया, बदल गया, और उसने किसकी धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा उसे किसने दी? तो किसने दी थी? उपगुप्त ने। किसने दी थी? उपगुप्त ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो कलिंग ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? नहीं, सॉरी दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? कलिंग विजय के उपरांत। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? जो चंद्रगुप्त का शासन विस्तार हुआ था उसमें कौन मदद किया था? तो चाणक्य ने। किसने किया था? चाणक्य ने। अगला है कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो किसका? बौद्ध का। बौद्ध का क्या करता है? सांची किस कला का, मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध का। तो सांची जो है सबसे बड़ा स्तूप भी है। ठीक है, याद रखना, सांची जो है सबसे बड़ा स्तूप भी है। बौद्धों का सबसे बड़ा स्तूप कौन है? सांची। आगे क्वेश्चन दे रहा है कि जो सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? यानी कौन सी पत्नी के कहने पर वह बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो कारुआकी। कारुआकी को अशोक बहुत पसंद करता था, उसके कहने पर, और उसका मन विचलित भी हो गया था, इसलिए उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया है? तो मागधी। प्राकृति मतलब कौन सी भाषा का उपयोग किया है? तो मागधी भाषा का। ठीक है। तो अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में, ठीक है, जो सबसे ज्यादा अभिलेख लिखवाना कौन था? अशोक था। सबसे ज्यादा अभिलेखों के माध्यम से बताने वाला कौन था? अशोक था। तो अशोक ने किस प्राकृतिक का प्रयोग किया था? तो मागधी का। किसका प्रयोग किया था? मागधी का। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? तो तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ, तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए। अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। बिंदुसार जो थे, अशोक थोड़ा कुरूप था इसलिए उसे पसंद नहीं करते थे। ठीक है। अशोक और सबसे बड़ा बेटा कौन था? सुसीम था। उसका नाम क्या था? सुसीम। तो तक्षशिला का जो उस समय प्रधान था वो कौन था? सुसीम। पहला बार विद्रोह हुआ, नहीं दबा पाया, मान लीजिए दबाने में कुछ असफल रहा। दूसरा बार भी विद्रोह हो गया, पहला बार दबाया, दूसरा बार भी विद्रोह हो गया। तो अशोक को भेजे। कौन भेजे? बिंदुसार अशोक को भेजे। अशोक ने अपना बुद्धि से या क्रूरतापूर्वक वहां के जो विद्रोह हुआ था उसे दबा दिया। तो इससे प्रभावित होकर ही बिंदुसार ने उसे क्या कर दिया? अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। दोस्तों, उत्तराधिकारी घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो अभी तो रहेगा ही। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज। एक याद और करना कि जो मेगास्थनीज है, तो कैसे याद करेंगे? पूछता है क्वेश्चन कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, भारत आया था? तो किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य आ रहा है ना, मौर्य म आ रहा है, तो म से मेगास्थनीज, म से मौर्य, याद कर लेना। ठीक है। और हवेन सांग पूछता है एक, हवेन सांग, इसमें कंफ्यूजन होता है। हवेन सांग किसके दरबार में आया था? तो राजा हर्ष के। ह से हवेन सांग, ह से हर्ष, म से मौर्य, म से मेगास्थनीज, याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। आगे है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो मेगास्थनीज की पुस्तक कौन है? इंडिका। इंडिका में वो यहाँ के जो शासन का था उसका विवरण लिखता है। ठीक है। तो उसमें क्या कह रहा है कि भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणियों में। कितने श्रेणियों में दोस्तों? 7 श्रेणियों में। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का जो कौटिल्य कौन था? अभी बताए थे, आप लोग को मालूम होना चाहिए। कौटिल्य कौन था? पूछ रहे हैं क्वेश्चन, कौटिल्य कौन था? कौटिल्य था चाणक्य। और चाणक्य का एक नाम और कौन था? विष्णुगुप्त। ठीक है। तो उसका अर्थशास्त्र जो था उसके किस पहलू पर प्रकाश डाला है? तो उसका बहुत फेमस बुक जो है अर्थशास्त्र है। तो वो उसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला है? तो राजनीतिक नीतियां। राजनीतिक नीतियों के बारे में बहुत ज्यादा उल्लेख किया है अपने अर्थशास्त्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन यहाँ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जो सांची का स्तूप है वो किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने। सबसे ज्यादा अशोक ने ही स्तूप बनवाए थे। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है, याद रखना, सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप माना गया है। आगे क्वेश्चन देखिए, एमपीपीएससी में 2012, 2006, 1995,
दिया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है सांची का स्तूप, याद रखना, ठीक है। आगे दे रहा है सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, ठीक है, ये तो हमें भी मालूम है। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सांची कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। जब चंद्रगुप्त मौर्य बैठा अब शासन पर, तो मौर्य वंश की स्थापना की। और क्यों मौर्य वंश की स्थापना की? क्योंकि वह मौर्य था? नहीं, उसकी माता का नाम मौर्य था, तो अपनी माता के नाम से ही मौर्य वंश की स्थापना किया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्रा में। याद रखना कि अपनी राजधानी, जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा तो अपनी राजधानी कहाँ बनाया? पाटलिपुत्रा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो मुख्यतः किसका बना था? लकड़ी का, ठीक है। पाटलिपुत्र में जो स्थित चंद्रगुप्त का महल था वो किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था दोस्तों, लकड़ी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बराबर, जो गया जिला है, बराबर किसे कहते हैं? गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? ठीक है, तो गुफाओं का उपयोग जो है, बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों के, आजीविकों ने, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था? तो किसके अभिलेख से? रुद्र दामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, एक महत्वपूर्ण अभिलेखों में आता है, क्वेश्चन आता है इससे कि रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख किसके बारे में बताता है? तो रुद्र दामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वह साबित करता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वो पश्चिम भारत तक भी फैला हुआ था, ठीक है। तो पश्चिम भारत तक भी फैला हुआ था। अच्छा, चंद्रगुप्त का मौर्य, एक पॉइंट पर ध्यान दो कि चंद्रगुप्त का मौर्य कहाँ तक विस्तारित था, ठीक है। चंद्रगुप्त का मौर्य कहाँ तक विस्तारित था? तो बता रहे हैं कि उत्तर में जो था वो उत्तर में जम्मू कश्मीर, ठीक है। बहुत बड़ा शासन था, इसका राज्य विस्तार था। उत्तर में कहाँ तक? जम्मू कश्मीर। और जो दक्षिण में आ जाएंगे कहाँ तक? कर्नाटक तक। अगर पश्चिम में जाएं तो ईरान, और पूरब में जाएं तो बंगाल तक। तो पूरब बांग्लादेश, तो बंगाल याद कर लो। पश्चिम में ईरान याद कर लो। उत्तर में जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है, नीचे में कौन है? कर्नाटक। तो इतना इसका राज्य विस्तार था, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। आगे देखते हैं, कुछ कुछ फैक्ट हम बीच में बताते रहेंगे दोस्तों। अगर अच्छा ना लगे फैक्ट तो आप मैसेज जो कमेंट बॉक्स में कर देना कि सर केवल आप क्वेश्चन बताइए, फैक्ट मत बताइए, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और क्या करना, कमेंट बॉक्स में बता देना कि नहीं सर, जो फैक्ट बताते हैं आप अच्छा बताते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो अपनी जितनी भी जीवन की कृतियां थी, जितने अपने कार्य किए थे, जितने लड़ाई लड़े थे, जितने अच्छे काम किए थे, बुरे काम किए थे, वो सब किसके माध्यम से किया था? अभिलेखों के माध्यम से। तो ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसके माध्यम से वो अपने आप को सम्राट बता दिया? तो ऐसा भाब्रू स्तंभ लेख है। तो भाब्रू स्तंभ लेख में क्या कहा? स्वयं को सम्राट घोषित किया है वो दोस्तों। तो भाब्रू, भाब्रू याद करना, भाब्रू में क्या कहा? स्वयं को सम्राट घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था। तो किसके समकालीन अर्थशास्त्र लिखा गया था? तो चंद्रगुप्त के समकालीन। चंद्रगुप्त के समकालीन कौन थे? चंद्रगुप्त के समय उसके जो प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। और चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र। तो समकालीन किसके हुए? चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो किसने? मौर्य ने। ये तो याद है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला। तक्षशिला के ही आचार्य थे चाणक्य। उससे भी तुम्हें मालूम हो जाएगा कि उस समय प्रमुख केंद्र कौन था? तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो इंडिका, बताया था मैंने, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे क्या क्वेश्चन है कि जो जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का जो है विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो कौन है? विशाख दत्त। विशाख दत्त की पुस्तक में, विशाख दत्त की पुस्तक कौन है? इसमें सब तो दे दिया। विशाख विशाख दत्त की पुस्तक कौन है? मुद्रा राक्षस। कौन है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की जो बुक है उसी में लिखा गया है
चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है कौन है? इंडिका। कौन है? इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कौन लिखा? मेगास्थनीज। कौन लिखा? मेगास्थनीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो अशोक ने जो शिलालेख लिखवाए थे उसके में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? प्राकृत भाषा का। किस भाषा का प्रयोग किया है? प्राकृत। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो पहला भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त। बताया ना, चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त और क्या? कौटिल्य। तो चाणक्य ही कौन है? विष्णुगुप्त ही है, कौटिल्य भी है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा था? तो मित्र था। कौन था? मित्र। 7 अंग होते थे राजा के, उसमें 7वां अंग कौन था? मित्र होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन कौन है कि किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो डिमेकस किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के। तो बिंदुसार कौन था? अरे बिंदुसार को नहीं जानते होगे? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी और अशोक का पिता था। ठीक है, अब तो मालूम हो गया होगा कौन था बिंदुसार। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ठीक है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्रा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुलंदी बाग प्राचीन था, जो कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था वो कहाँ का था? पाटलिपुत्रा का। तो पाटलिपुत्रा का कौन सा स्थान था? कुलंदी बाग। कौन सा? कुलंदी बाग। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कुम्भलहार स्थल से। ठीक है, कुम्भलहार स्थल से पाटलिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और पाटलिपुत्र के समय कौन सा था? कुलंदी बाग, याद रखना। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो किसने की दोस्तों? अशोक ने। किसने? अशोक ने। अशोक ने, अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? तो बौद्ध धर्म में था, अशोक बौद्ध धर्म अपना लिया था और फिर भी हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ा था दोस्तों। तो इसका प्रमाण किससे मिलता है? आखिर में वो जो बीत गया इतिहास, इतिहास में जो व्यक्ति रहा होगा वो तो अभी तक जिंदा नहीं है, तो हमें कैसे प्राप्त होता है कि इतिहास के बारे में कैसे मालूम होता है? तो कहीं किताब में लिखी गई होगी या खुदाई से प्राप्त होता है या शिलालेखों के माध्यम से। तो इन्होंने जितने भी अपने लेख लिखवाया शिलालेख, स्तंभ लेख के माध्यम से, उसी से नाम मालूम होता है। देवनाम प्रियदर्शी, एक अभिलेख में लिखा गया था देवनाम प्रियदर्शी। तो इससे मालूम होता है कि इसने हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी। समझ में आया दोस्तों? आगे देखेंगे, आगे क्या है। आगे देखते हैं कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिसेम। जो उसके शिलालेख थे उसको पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिसेम। ठीक है, आगे कह रहा है कि ज्ञान देख लेते हैं। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिसेम को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों, जिन्हें ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन किया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, कोई ज्यादा जरूरी वाला बात नहीं लग रहा हमें, आगे देखेंगे। केवल वह स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। फिर से क्वेश्चन आ गया, भाबरू स्तंभ। कौन है? भाबरू स्तंभ। और फिर से आ गया कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ये क्वेश्चन नया है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, उत्तराखंड में, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। कौन? कालसी में। कहाँ स्थित है? कालसी में। ठीक है, अगला है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो किसने बनवाया? अशोक। कितना बार से पढ़ते आ रहे हैं, याद हो गया होगा। सांची का स्तूप, सबसे बड़ा स्तूप, किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि प्राचीन जो भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके पीछे भी एक कहानी, अगर सुनना है तो बता देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया, और जैन धर्म के जो स्थूल भद्र और भद्र बाहु थे, ठीक है, दो उनके दो भागों में विभक्त हो गया था। तो जो भद्र बाहु थे वो निर्वस्त्र रहते थे, तो उनके जो भद्रबाहु थे उनके ही साथ ये कहाँ चले गए? कर्नाटक में चले गए, दक्षिण भारत कर्नाटक में चले गए, उसके सरोडबेलगोला में चले गए। ठीक है, और वहां इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था संलेखना से। तो चंद्रगुप्त की मृत्यु कैसे हुई थी? कर्नाटक में, और संलेखना से प्राण त्यागे थे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में किया है? तो शिलालेख ये 10 है, 10 3 13। तो जो 13वां शिलालेख था उसमें कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किया है। किसका? क्षत्रियों का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आया था? कवि से बता रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। अभी आपको मालूम नहीं होगा कि सेल्यूकस कौन था। तो सेल्यूकस निकेटर कौन था? वो सिकंदर का क्या था? थल सेनापति था। ठीक है, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया। तो उसको पराजित करने के बाद उसने उसने उसकी पुत्री नहीं, पराजित करने के बाद उसने ही चंद्रगुप्त मौर्य को इसके दरबार में भेजा था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अरे चंद्रगुप्त मौर्य को कह रहे हैं, मेगास्थनीज को। आगे क्वेश्चन का देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन क्या है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज कहता है कि भारतीय जो हैं वो लिखने की कला नहीं जानते। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। अगला क्वेश्चन है अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का। तो अशोक के समकालीन जो तुर्मय था वह मिस्र का राजा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस ग्रंथों में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में। तो शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है? अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरण हैं किसके? अर्थशास्त्र के। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि अशोक जो था, अशोक ने 261 में कलिंग युद्ध जीता। तो उसके बाद क्या हुआ? भारी रक्तपात देकर उसका मन बदल गया और उसने युद्ध को सदा के लिए त्याग दिया। ठीक है, यही चीज लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस थोड़ा सा और बचा है दोस्तों। मौर्य वंश। ठीक है, क्या है अगला क्वेश्चन? अशोक के जो शिलालेख हैं संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है दूसरा एवं 13वां। ठीक है, अशोक के जो शिलालेख हैं रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है दूसरा एवं तीसरा 13वां। ठीक है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को। महेंद्र और संघमित्रा को। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अशोक ने मन सेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो खरोष्टी भाषा का। किसका? खरोष्टी भाषा का। अगला क्वेश्चन है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो अशोक ने। तो अशोक ने जो श्रीनगर है उसकी स्थापना की थी। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। तो श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख में। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। ठीक है, कल क्या अगला टॉपिक आज भी जा सकता है, तो अगला जो टॉपिक होगा उसे हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। और दोस्तों एक बात और कहनी थी कि अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए ना तो आप लोग टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक लिखा होगा उसमें मिल जाएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक है दोस्तों, तो आप मेरा मोटिवेशन बनाने के लिए वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, ताकि अगला जो वीडियो हो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, थैंक